बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम डिस्कस करेंगे, इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ। और जैसा कि आपको मालूम है कि री एनालिसिस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में 2019 में आया भी हुआ है। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। A monotone sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में ये देख लें कि सीक्वेंस जो है मोनोटोन सीक्वेंस ऑलरेडी है, तो आपने जो चीज़ साबित करनी है वो साबित ये करनी है कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, और अगर वो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। मोनोटोन तो आपने ले ली है। मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। यानी मोनोटोन सीक्वेंस है और साबित ये करना है कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, और अगर वो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। ये याद रखें कि हमने कहीं थ्योरम पहले प्रूव किया हुआ है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो वो तो उस तरह से हो जाएगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। बाउंडेड सीक्वेंस में नॉट बी कन्वर्जेंट, वो भी मैं एग्जांपल भी देता हूँ उसकी। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर वो मोनोटोन हुई तो। अब मोनोटोन सीक्वेंसेस जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या नॉन इंक्रीजिंग या और नॉन डिक्रीजिंग। तो स्टेटमेंट फिर समझते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। मोनोटोन वो है, कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड साबित करना है, बाउंडेड होगी तो उसे कन्वर्जेंट साबित करना है, इफ एंड ओनली इफ। फर्दर, अब वो बात पहले जो मैंने भी बताई थी आपको कि बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। इस थ्योरम में बाउंडेड सीक्वेंस के साथ साथ वो मोनोटोन भी कहता है, तब वो कन्वर्ज कर जाएगी। तो एग्जांपल सामने है, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर ये सीक्वेंस xn इज इक्वल टू -1 रेज़ पर n हो तो ये बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। इसकी टर्म्स क्या है? -1 1 -1 1 टर्म्स के दरमियान परमानेंट डिस्टेंस 2 यूनिट रह रहा है। -1 से लेके 1 तक डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट है, और जब सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस कम ना हो रहा हो तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी, तो परमानेंट 2 यूनिट रह रहा है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है, इस और भी वैसे बार बनाई जा सकती हैं, दिख जा सकती हैं कि ये एक ऐसी बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल है जो कन्वर्जेंट नहीं है। तो वो आपको बताना चाह रहा था कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, लेकिन मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है बाउंडेड सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कराता है, क्योंकि इसमें वो सीक्वेंस मोनोटोन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो दो किस्म की हो सकती है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो फिर आप क्या कहेंगे? इफ एक्स एन इज बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन वो कन्वर्ज करेगी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन एन बिलोंग टू एन। यानी सीक्वेंस की टर्म्स का सेट लिए जाए तो उसके सुप्रीमम के ऊपर वो कन्वर्ज करेगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर दो दो हो गए ना, जैसे मैंने कहा मोनोटोन जो है वो दो तरह की हो सकती है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो फिर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है सुप्रीमम ऑफ एक्स एन पे। दूसरा क्या है कि अगर वाई एन बाउंडेड और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन वो कन्वर्ज करेगी इन्फीमम ऑफ वाई एन। यानी सीक्वेंस की टर्म्स का इन्फीमम, सीक्वेंस की टर्म्स के सेट का इन्फीमम के ऊपर वो कन्वर्ज करेगी। तो हम 1 बाय 1 इसको प्रूव करते हैं। पहला काम तो हम ये लेते हैं कि वो मोनोटोन तो वो है, और साथ सपोज कर लेते हैं कन्वर्जेंट है। अब हमने साबित उसे करना है बाउंडेड, देन वी हैव टू शो दैट इट इज बाउंडेड। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जारी बात है वो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही होगी। कहा जो है हमने कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही होगी, तो हम उसका पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज करती है। अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन याद करें क्या होती है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर शुड एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एन नॉट सैटिस्फाइंग सम पर्टिकुलर कंडीशन, जो आपको बताई हुई है कन्वर्जेंस की।
तो सीक्वेंस चूंकि आपने कन्वर्जन ली है तो उसकी किसी लिमिट के ऊपर वो कन्वर्ज कर रही होगी, तो वो पॉइंट एक्स ले लिया। और साथ ही साथ जो अभी मैंने बताया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हमने एप्सिलॉन एक जानबूझ के 1 ले लिया है जो कि ग्रेटर देन 0 है। 1 की बजाय आप 2, 3, 4, 5, 1/2, 7 जो दिल चाहे आपका ले सकते हैं, बट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सानी के लिए 1 ले लिया। फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ये एन नॉट और ब्रैकेट में एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब एन नॉट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन जो कि 1 है। अच्छा जी, अब क्या होगा, वो कंडीशन जो मैंने बताई, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट एक्स एन माइनस एक्स मॉड लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, याद करें। लिखते थे एक्स एन माइनस एक्स मॉड लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, लेकिन एप्सिलॉन चूंकि यहाँ पे 1 है तो ये ले लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी किस तरह बनेगी, इसमें एक्स एन है, इसमें आप एक्स सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, एक्स एन मॉड लेके एक्स सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। फिर इनक्वालिटी किस तरह जनरेट होती है, आपको याद होगा कि अगर एक मॉड के 2 मॉड बनाए तो लेसर इक्वल आता है। एक्स एन माइनस एक्स मॉड प्लस एक्स मॉड ये आ गया। यहाँ से ये चीज जरा देखिएगा कि पीछे हम कह के आए हैं, अभी कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन लगाई है उसमें हम कह के आए हैं कि एक्स एन माइनस एक्स जो है वो होगा लेस देन 1। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी वाली कंडीशन है? ये वाली, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये पीछे कह के आए हम इतना पोर्शन, एक्स एन माइनस एक्स मॉड लेसर देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। तो जैसे ही मैंने एक्स एन माइनस एक्स एन मॉड को 1 से रिप्लेस किया, तो फिर इसके और इसके दरमियान जो रिलेशन है, जो कि इनइक्वालिटी का रिलेशन है, वो आ गया। और आप ये देख रहे हैं कि ये वाला एक्स मॉड तो अपनी जगह ही रहा। कंपैरिजन आया, एक्स एन माइनस एक्स मॉड की जगह 1 लिखा है, तो एक्स एन माइनस एक्स मॉड 1 के साथ लेसर है, उसका तल्लक इस कंडीशन के तहत, तो साथ फिर ये कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। एक्स एन माइनस एक्स मॉड लेसर देन 1 सिर्फ इस कंडीशन के तहत है, तो फिर ये कंडीशन जब ये भी साथ लिखनी पड़ेगी जब हम रिलेशन लिखेंगे। तो हमारे पास अब रिजल्ट ये बन गया। और हम इसको जरा थोड़ा आगे अगर लेके जाएं तो ये लिख सकते हैं हम, यानी उसको सिंपल दरम्यान से चीजें हटा दी सारी की सारी। तो अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एक्स एन मॉड लेसर देन 1 प्लस एक्स मॉड फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। अब इसको यहाँ पे रोक देते हैं और आगे जरा चलाते हैं। इफ वी सी एम इज इक्वल टू सुप्रीम, देखें एक बात जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये पता चला कि जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो 1 प्लस एक्स मॉड से लेसर है जब एन एन नॉट के से बड़ा हो या उसके बराबर हो। यानी सीक्वेंस की एन नॉर्थ टर्म और उसके बाद वाले आने वाली टर्म्स तो सारी की सारी जो हैं वो लेसर देन 1 प्लस एक्स मॉड है। लेकिन पिछली टर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं है, x1 के बारे में ही नहीं पता, x2 के बारे में नहीं पता, x3 के बारे में नहीं पता। ये बात फॉलो कर रहे हैं आप? यानी यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो किन के बारे में है, व्हेन टर्म्स स्टार्ट फ्रॉम एन नॉट, एक्स एन नॉट जो है उसके बारे में कंफर्मेशन है, क्योंकि n इज ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट है। एन एन नॉट के बराबर हो तो ये एक्स एन नॉट जो है वो लेसर देन 1 प्लस एक्स मॉड होगा। एक्स एन नॉट प्लस 1 जो है वो भी लेसर देन 1 प्लस एक्स मॉड होगा, और उससे बाद में आने वाली सारी की सारी टर्म्स जो है इसको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन पिछली का टर्म्स का नहीं पता हमें, x1 मॉड क्या करेगा, x2 मॉड क्या करेगा, x3 मॉड क्या करेगा, और एक्स एन नॉट माइनस 1 मॉड क्या करेगा। हमने एक सेट बना लिया है जिसमें x1 मॉड रख लिया जिसका पता नहीं था, x2 मॉड रख लिया जिसका पता नहीं था, एंड सो ऑन एक्स एन नॉट माइनस 1 मॉड रख लिया जिसका पता नहीं था। और उसके बाद हमने 1 प्लस एक्स मॉड रखा है क्योंकि वो सारी की सारी टर्म जो है इससे कवर हो जाएंगी। यानी पहले वाली टर्म्स x1 से लेके एक्स एन नॉट माइनस 1 तक का तो पता नहीं था, वो रख ली सारी की सारी इंडिविजुअली, और ये सारी सम अप कर जाती है 1 प्लस एक्स मॉड के अंडर ही आ जाता है एक्स एन मॉड, तो वो इसलिए सारे का सारा यहाँ पे रख लिया।
आगे हमें ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स एन नॉट मॉड प्लस कॉमा एक्स एन नॉट प्लस वन मॉड अप टू सोन, ये नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि आपने ये जो रख लिया। तो अब ये सेट जो बनाया है इसमें इसका जो सुप्रीमम आपने लिया है वो एम है, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाएगी अब, यानी एन नॉट एक्स एन नॉट और उसके बाद में वाली टर्म जो हैं वो तो वन प्लस एक्स मॉड से छोटी हैं, और इनका जो सुप्रीमम एम है बाकी जो टर्म जो भी आपने रखी है एक्स वन एक्स टू एक्स एन नॉट माइनस वन वो सारी की सारी एम से, चूंकि इन सब का सुप्रीमम आपने यहाँ पर रख लिया तो फिर वो सारी की सारी एम से छोटी या उनके बराबर होगी, सुप्रीमम जो है वो रखा है। देन इट फॉलोज फ्रॉम टू दैट, अब फिर क्या हो गया, एक्स एन पहले रिस्ट्रिक्शन थी फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, वो ये कंडीशन थी, लेकिन इसमें चूंकि एक्स वन से लेके एक्स एन नॉट माइनस वन की टर्म्स का पता नहीं था, उसको इंश्योर करने के लिए आपने यहाँ पे डाल दी वो टर्म्स, अब वो इंश्योर हो गई हैं, तो अब आपका एक्स एन मॉड जो है वो लेसर देन एम आ जाएगा, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट की बजाय आ जाएगी फॉर ऑल एन, जिनका पता नहीं था वो भी इसमें अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इससे तो पता चल गया ना कि ये बाउंडेड होगी, दिस शोज दैट एक्स एन इज बाउंडेड। तो हमने क्या किया, मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली है और वो बाउंडेड हो गई। कन्वर्सली लेते हैं, लेट एक्स बी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस, देन एक्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक्स जारी बात है मोनोटोन ली है तो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वन बाय वन केस हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले लेते हैं इंक्रीजिंग। we first treat the case where x is bounded increasing sequence, ये बाउंडेड है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सिंस x is bounded देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट, वो अभी जो करके आए हम डेफिनेशन के मुताबिक, एक्स एन लेसर और इक्वल टू m फॉर ऑल n ग्रेटर देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक्स एन लेसर देन m लें या लेसर और इक्वल टू m लें, दैट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज अगर m मिलता है जिसमें एक्स एन लेसर और इक्वल टू m है तो m से एक बड़ा भी मिल जाएगा आपके पास, उससे जरा सा बड़ा ले लेंगे तो फिर ये लेसर आ जाएगा, तो दैट विल मेक नो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द। अब ये तो ले लिया आपने, क्या लिया, एक्स इज बाउंडेड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट एक्स एन लेसर इक्वल टू m फॉर ऑल n ग्रेटर देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब उसके बाद अब ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूं कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से क्या मुराद है। द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट हैज एन अपर बाउंड आल्सो हैज सुप्रीमम इन आर। रियल नंबर्स का कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट लें जिस जो कि बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम आर में मौजूद होगा। यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी है, ये रियल नंबर का सेट बनता है ना टर्म्स का एक्शन, तो वो बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, उसकी अपर बाउंड एम एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर इसका सुप्रीमम आर में एग्जिस्ट करेगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। सो अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, ये हमने सुप्रीमम सपोज कर लिया है इस सेट का, जो सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, सॉरी जो बाउंडेड सीक्वेंस थी, कन्वर्जेंट तो हमने साबित करना ना, जो बाउंडेड सीक्वेंस थी एक्स एन लेसर और इक्वल टू एम, उसकी टर्म्स का एक सेट लिया और उसका सुप्रीमम हमने सपोज कर लिया एक्स स्टेरिक, क्योंकि बार बार इतना बड़ा सेट लिखना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हम इन शॉर्ट यानी बार बार ये सूप एक्स एन एन बिलोंग टू एन लिखने की बजाय वी विल जस्ट राइट एक्स स्टेरिक। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये बाउंडेड अबव है, ये यहाँ पे देखे ना आप कह रहे हैं कि एक्स एन लेसर आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, यानी ये जो सेट है, ये वाला सेट, ये इस इस सेट की तमाम मेंबर जो हैं वो लेसर आर इक्वल टू एम है। तो इसका मतलब है कि इस एम जो है इस सेट की क्या है, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड अगर रियल, ये सेट भी रियल नंबर्स का है क्योंकि रियल सीक्वेंस दी हुई है, एक्स वन एक्स टू एक्स टू सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सीक्वेंस की टर्म्स तो हैं लेकिन वो रियल नंबर्स हैं। और ये फिर क्या हो गया, ये वाला जो सेट आया है जिसको मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सेट आया है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो कि बाउंडेड अबव है, तो इसका सुप्रीमम लाजमी तौर पे क्या होगा, आर में एग्जिस्ट करेगा, यही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर है।
तो हमने कहा भी फिर एक्स स्टेरिक जो है वो आर में लाजमी तौर पे आ रहा होगा। अच्छा जी, अब आ रहा है तो फिर जरा आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो वी विल शो दैट, अब हमने ये साबित करना साबित ये करना है कि जो सीक्वेंस है वो इस सुप्रीमम के ऊपर कन्वर्ज करती है। बार बार ये लिख लेंगे, जैसे मैंने बताया कि हमने ये साबित करना है कि लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक, सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एक्स स्टेरिक के ऊपर। अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या करना होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर शुड एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर। तो हमने फिर सपोज किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया है। अब एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे ये बताएं कि मैं उसकी एक्स एन माइनस एप्सिलॉन करूं तो वो जो टर्म आएगी वो कभी भी इसके अपर बाउंड नहीं होगी, सुप्रीमम है ना। मैंने इस सेट की लीस्ट अपर बाउंड ली हुई है एक्स स्टेरिक, सबसे छोटी अपर बाउंड। उसमें से जैसे ही मैं कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो जो नंबर नेट टब बनेगा, चूंकि ये पहले से ही लीस्ट अपर बाउंड है, ये जितनी भी उसकी अपर बाउंड में सबसे छोटी अपर बाउंड है। जैसे ही मैं इसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, चाहे जितना मर्जी छोटा करूं, तो अब वो अपर बाउंड नहीं रहेगी। क्योंकि अगर वो अपर, देखो ना, अगर मैं इसको अपर बाउंड मानूं, अगर मैं इसको अपर बाउंड मान लूं तो फिर ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहती, फिर तो ये लीस्ट अपर, ये तो उससे छोटी है। तो ये याद रखें, मैंने पहले भी बताया हुआ लेक्चर में कि लीस्ट अपर बाउंड से अगर कोई छोटा नंबर आएगा तो वो कभी भी अपर बाउंड नहीं होगी। तो ये जो है एक्स एक्स स्टेरिक माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट दिस। अच्छा भी, अगर ये अपर बाउंड नहीं है सेट की तो फिर सेट का कम से कम एक एलिमेंट तो इससे बड़ा आएगा ना। हाँ, तो फिर जरा चलते हैं हम कि एंड हेंस देयर एग्जिस्ट एक्स एंड नॉट सच दैट, ये एलिमेंट एक्स एंड नॉट जो है ये इससे बड़ा आ गया। चूंकि यहाँ से सेट के एलिमेंट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, सीक्वेंस की टर्म्स हैं, और ये डिफरेंट कैसे आ रही हैं जब एन इज इक्वल टू आप चेंज करते जाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 डाल रहे हैं या, तो उसमें आपको कोई एक नेचुरल नंबर इस तरह नॉट मिलेगा जो एक्स एन नॉट जो है इस सेट का मेंबर है, इस सेट का एलिमेंट है, वो एक्स स्टेरिक माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्स स्टेरिक माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड अब नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि एक्स स्टेरिक लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड में से कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो वो उससे छोटा हो जाएगा, और वो छोटा होने से अपर बाउंड अब नहीं रहेगी। अपर बाउंड नहीं रहेगी तो सेट का कोई एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा उससे बड़ा होगा। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर होगी ये बात। ओके, सिंस एक्स इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस की अपनी ये डेफिनेशन है कि बाद में आने वाली टर्म्स जो हैं वो बड़ी होती जाती हैं। तो यहाँ जब n ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट होगा तो एक्स एन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एक्स एन नॉट होगा। बाद में आने वाली टर्म्स जो हैं वो पहले वाली वो टर्म जो है बढ़ती जाती हैं। n ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट तो एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू एक्स एन नॉट होगा। देयरफॉर वी हैव, अब इसमें क्या हुआ, हमने देखा कि एक्स एन माइनस एप्सिलॉन लेसर देन एक्स एन नॉट है, और यहाँ देखा कि एक्स एन नॉट जो है वो लेसर देन के इसके एक्स एन के। और ये किस कंडीशन के तहत है ये भी जरा देख लें, ये आपका किस कंडीशन के तहत है। ये जब आप लिखते हैं, मैं इसको जरा बता दूं, जब आप ये लिखते हैं कि एक्स एन लेसर देन एक्स एन, एक्स एन नॉट लेसर देन एक्स एन है, तो साथ पे आपको ये भी लिखना पड़ता। ये इसीलिए लिखा है यहाँ पे, या ये गौर करें ना, यहाँ पे ये कंडीशन की पूरी है, ये ऐसे सेपरेट नहीं है। ये एक्स एन नॉट लेसर आर इक्वल टू एक्स एन है जब एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट है। तो जब मैं एक्स एन नॉट लेसर आर इक्वल टू एक्स एन लिखूंगा तो मुझे साथ ये भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, एक्स एन जो है वो उस सेट का एक मेंबर है, और एक्स स्टेरिक क्या है, वो सुप्रीमम है, वो लीस्ट अपर बाउंड है। तो अब चांस क्या हो सकता है कि लीस्ट अपर बाउंड जो है या तो इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। और फिर आपने क्या किया, लीस्ट अपर बाउंड में आपने पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो वो लीस्ट अपर बाउंड से बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका सारा जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है वो ये बना कि एक्स स्टेरिक माइनस एप्सिलॉन जो है वो एक्स एन नॉट से छोटा हुआ इसकी वजह से, और एक्स एन नॉट जो है वो लेसर आर इक्वल टू एक्स एन हुआ इसकी वजह से, और एक्स एन जो है वो अपनी एक सेट का मेंबर है तो वो लीस्ट अपर बाउंड से या छोटा होगा या बराबर होगा।
और लीस्ट अपर बाउंड में एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे आपके सामने आ गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या आता है। इसको जरा हम बाकी सारी चीजें स्किप कर दी हैं अननेसेसरी, और ये रह गई बीच में एक्स टेरिक माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन एंड एक्सएन लेस देन एक्स टेरिक प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक्स टेरिक जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इनइक्वालिटी की तीन साइड्स हैं, 1 2 3। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर तीनों साइड्स पे करेंगे। तो यहाँ से भी की तो यहाँ पे सिर्फ माइनस एप्सिलॉन रह गया, यहाँ आ गया एक्स एन माइनस एक्स टेरिक, और यहाँ से सब्ट्रैक्शन की तो सिर्फ एप्सिलॉन आ गया। अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के दरमियान लाई करे तो वो उसका मॉड लेसर देन एप्सिलॉन होता है। तो फिर एक्स एन माइनस एक्स टेरिक लेसर देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। अब तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आ गई। आपने सपोज किया था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लिया था, आपको एक एन नॉट नेचुरल नंबर मिल गया जो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये लिमिट एक्स एन जो है वो किसके ऊपर कन्वर्ज करती है, एक्स टेरिक के ऊपर। यही हमने साबित करना था ना। एक्स टेरिक किसके बराबर था, सुप्रीमम एक्स एन सच दैट एन बिलोंग टू एन। तो हमने साबित कर दिया कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड भी है तो फिर वो लाजमी तौर पे अपने उस टर्म्स के सुप्रीमम, उस टर्म्स के सेट के सुप्रीमम के ऊपर कन्वर्ज करेगी। ओके, बी पार्ट क्या करना हमने, अब हमने दूसरा काम लेना है कि बाउंडेड सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन इट इज क्लियर दैट, अब ये अब जरा ट्रिक से ही चल जाएगा, बल्कि शॉर्टकट से हो जाएगा कि अगर आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं तो वाई जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और माइनस वाई जो होगी वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। माइनस वाई आएगी कैसे, माइनस वाई आएगी वो वाई की टर्म्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा के। वाई डिक्रीजिंग है, माइनस वाई इंक्रीजिंग होगी, माइनस वाई को आपने सपोज कर लिया एक्स। तो अब पीछे पार्ट करके तो आए हैं कि बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, इसलिए लिमिट एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, सुप्रीमम माइनस वाई एन, चूंकि एक्स जो है वो माइनस वाई एन के बराबर है। और ये याद रखें कि अगर नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो सुप्रीमम का इन्फीमम बन जाएगा। ये भी वो फर्स्ट चैप्टर जो है रियल एनालिसिस का उसमें हमने किया हुआ है, माइनस इन्फीमम वाई एन सच दैट एन बिलोंग टू एन। और अगर आपको नहीं याद तो फिर याद में करवाता हूँ, नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो सुप्रीमम का इन्फीमम बनेगा। तो लिमिट ऑफ एक्स जो है वो हो गई है, ये सीक्वेंस एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसके ऊपर, माइनस इन्फीमम एक्स। अब ये बात आपको पता है कि लिमिट वाई जो है वो माइनस लिमिट एक्स आनी है, क्यों बोला, आपने एक्स माइनस वाई के बराबर रखा हुआ है तो यहाँ से वाई माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस वाई, या ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस वाई कन्वर्ज करेगी माइनस लिमिट ऑफ एक्स के ऊपर, और लिमिट ऑफ एक्स आपने मालूम किया माइनस इन्फीमम। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स माइनस इन्फीमम लगाऊं तो वो वाला माइनस और वो वाला माइनस कट के इन्फीमम आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड और डिक्रीजिंग हो तो वो सीक्वेंस की टर्म्स के सेट के इन्फीमम के ऊपर कन्वर्ज करेगी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।